उनको ये लगा कि ये बेल का केस नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की कस्टडी एक्सटेंड करने की आवश्यकता है। ये कोर्ट का फैसला है। पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। राबड़ी देवी जी तैयार हो रही हो, तो मैं तीन चार बार कह चुका पिछले एक हफ्ते 10 दिन में कि अब वो राबड़ी देवी जी आगे आएंगी। कि केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। ईडी ने फिर से उस बात को सही साबित किया जो आम आदमी पार्टी लगातार कहती आ रही है। पूछताछ कभी मकसद था ही नहीं। पूछताछ करना होता तो आज ईडी कहती कि हमें और समय दीजिए, हमें अरविंद केजरीवाल जी को अपने पास रखना है, इनसे पूछताछ करनी है। अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत शराब घोटाले में दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को ठगने वाले अरविंद केजरीवाल अब कट्टर ईमानदारी का दावा पेश करें। दिल्ली की जनता अब इन नए कर्जदारों को भी देखेगी जिन्होंने दिल्ली को लूटा। ये पाब्लो एस्कोबार नशा का कारोबार चलाता था जेल के भीतर से, और दिल्ली में भी एक पाब्लो एस्कोबार दिखाई देगा जो सरकार अपनी चलाएगा दिल्ली के जेल के भीतर से। तो भ्रष्टाचार पर आई 24 की लड़ाई, 24 की चुनावी लड़ाई अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष को आमने सामने लाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड खत्म हो गई थी। शराब घोटाले में ईडी हिरासत में पूछताछ के बाद उन्हें पीएमएलए कोर्ट ने 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शराब घोटाले में कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक जेल भेज दिया है, यानी कि वो 15 अप्रैल तक अब जेल में ही रहेंगे। उन्हें तिहाड़ ले जाया गया और उनका नया पता है जेल नंबर 2। इस बीच शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेताओं की फहरिस्त लगातार बढ़ रही है। कोर्ट में ईडी ने केजरीवाल के हवाले से आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम ले लिया। कैलाश गहलोत से पहले ही पूछताछ हो चुकी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी लगातार एक्शन में है। दूसरी ओर विपक्ष ईडी की कार्रवाई को सियासी एक्शन बता रहा है और सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहा है। तो सवाल यह कि क्या घोटालेबाज बेदम हो रहे हैं या फिर सियासत का दम निकल रहा है? खबर क्या है उसे समझिए। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल तिहाड़ जेल में गए। 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया और शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसता जा रहा है। मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि सीएम पद से इस्तीफा दें। अब इसमें भी पेच है, वो आगे आपको बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर तिहाड़ जेल में आम आदमी पार्टी की चौकड़ी जम चुकी है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल जेल नंबर 4 में, इसके बाद नंबर आता है मनीष सिसोदिया जो कभी राइट हैंड हुआ करते थे अरविंद केजरीवाल, जेल नंबर 1। बायां हाथ संजय सिंह जेल नंबर 5। सत्येंद्र जैन जेल नंबर 7। अब ये 4 चेहरे आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे पहुंच गए जेल में। अब शराब घोटाले में जो खुलासे का जिक्र किया जा रहा है और ईडी ने अदालत में जो दावा किया है, अब उस पर गौर फरमाएं। दावा यह कि सीएम केजरीवाल के हवाले से जो ईडी कह रही है कि घोटाले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम आया है और अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है। क्या कहा है कि आतिशी और सौरभ को
विजय नायर जो हैं वो रिपोर्ट किया करते थे। मंत्री कैलाश गहलोत के घर में ही विजय नायर रहता था। इतना ही नहीं, केजरीवाल को व्हाट्सएप चैट दिखाए गए हैं विजय नायर के, और विजय नायर से रिश्तों पर अरविंद केजरीवाल गोलमोल जवाब देते रहे, यह बात ईडी कह रही। तो सवाल यह कि जेल से सरकार चलाना इतना आसान हो पाएगा? क्योंकि जेल मैनुअल क्या कहता है? कहता है कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, कोई बैठक नहीं कर सकते, कोई आदेश जारी नहीं कर सकते, एक बार में 3 लोगों से ही मिल पाएंगे, कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं मिलेगी, हर वक्त सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे। यानी जेल में दिल्ली सरकार और भ्रष्टाचार पर आर पार। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कुछ राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। राबड़ी देवी जी तैयार हो रही हो, तो मैं तीन चार बार कह चुका पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में कि अब वो राबड़ी देवी जी आगे आएंगी, समझे ना? मेरा मतलब है मैडम सुनीता केजरीवाल आगे आएंगी। और इसको सिर्फ एक को नहीं, आप जो इसके बारे में बताओ, मुझे तो लग रहा है कि उनके सारे ही जो मंत्री थे, सारे उनके जो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, अगर भाई रवि नायर ने रिपोर्ट नहीं किया, किसी ने बोला कि वो सरकारी घर में भी रह रहा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में भ्रष्टाचार के पुराने आरोपियों और पुराने गुनाहों में आबद्ध रहे तमाम राजनीतिक दलों ने उनका समर्थन किया था, और इसके लिए भावनात्मक आधारों का भी उपयोग करने का प्रयास किया गया। परंतु आज न्यायालय ने जो निर्णय सुनाया है वो तथ्यात्मक आधार पर है। जो जनता की गाढ़ी कमाई लूटेगा, जो देश के लोगों को भ्रमित करेगा, राष्ट्र को कमजोर करेगा, आतंकवादियों के पक्ष में बोलेगा, आतंकवाद से समझौता करेगा, ऐसे लोगों को माननीय न्यायालय संविधान के प्रदत्त न्यायपालिका को जो ताकत है वो विधायिका को भी कंट्रोल करता है। जब विधायिका अपने लीक से उतरता है, और माननीय न्यायालय के निर्णय पर हम कोई कटाक्ष नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि आज जिनको भी कोर्ट के द्वारा सजा मिली है वो कोर्ट माननीय न्यायालय ने दिया है। आज कोर्ट ने ईडी की सारे तथ्य देखने के बाद, दलीलें सुनने के बाद कोर्ट को ये लगा दैट दिस इज अ फिट केस टू सेंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू कस्टडी। यानी उनको ये लगा कि ये बेल का केस नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की कस्टडी एक्सटेंड करने की आवश्यकता है। ये कोर्ट का फैसला है। बार बार आम आदमी पार्टी लीडर्स की बेल रिजेक्ट हो रही है, क्योंकि जो भी जांच एजेंसियां तथ्य रख रही हैं उसमें इस देश की कचहरियों का ये मानना है कि प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश हो गया है आम आदमी पार्टी लीडर्स के खिलाफ करप्शन केसेस में। पूरी दिल्ली और पूरा देश देख रहा है कि दिल्ली पुलिस क्या, ईडी क्या, सीबीआई क्या, इनकम टैक्स क्या, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल जी को जुडिशियल कस्टडी में जाने देकर ईडी ने फिर से उस बात को सही साबित किया जो आम आदमी पार्टी लगातार कहती आ रही है। पूछताछ कभी मकसद था ही नहीं। पूछताछ करना होता तो आज ईडी कहती कि हमें और समय दीजिए, हमें अरविंद केजरीवाल जी को अपने पास रखना है, इनसे पूछताछ करनी है। लेकिन पूछताछ मकसद नहीं था, इसीलिए जेसी में जाने दिया। आज शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शराब घोटाले में दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को ठगने वाले अरविंद केजरीवाल अब कट्टर ईमानदारी का दावा पेश नहीं कर सकते। हमारा ये पहले दिन से मानना था कि शराब नीति में दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया गया, दिल्ली को लूटने का काम किया गया है। और आज बार बार ये बात सच हुई कि जब माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आपको न्यायिक हिरासत में जाना ही होगा, क्योंकि शराब नीति में घोटाला तो हुआ है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता अब इन नए किरदारों को भी देखेगी जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया।
तो सवाल कई हैं और इन सवालों का जवाब भी तलाशेंगे कि आखिरकार क्या ये सिर्फ कोरी सियासत है या फिर भ्रष्टाचार पर पीएम का सीधा प्रहार। सीधा रुक कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान हैं वो चारों आपकी स्क्रीन पर हैं। शांत प्रकाश जाटव जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस के चेहरे हैं। तरणिमा जी हमारे साथ हैं जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है, और साथ ही साथ राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ निपुण जी हैं जो इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। तो सबसे पहले शुरुआत तरणिमा जी आपके साथ करना चाहूंगा। केजरीवाल जेल के अंदर, अब आतिशी और सौरभ का नंबर। ईडी दावा कर रही है, कह रही है कि भाई नाम तो इनका भी ले लिया, आतिशी और सौरभ भारद्वाज का। देखिए, ईडी तो दावा 100 करोड़ का भी कर रही है, लेकिन अभी तक 2 साल से उसको साबित नहीं कर पाई। ईडी तो बहुत कुछ का दावा कर रही है, लेकिन साबित वो कुछ कर नहीं पाती है, क्योंकि सब जानते हैं कि ये जो छापे पड़ रहे हैं, ये जो घोटाले की जो आवाज उठाई जा रही है, वो सियासत है। सियासत में जो दूसरी पार्टी को खत्म करने का जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, विपक्ष को डराने धमकाने का काम कर रही है, वो गोवा की इकाई को सम्मन गया है। खबरें आ रही हैं कि सरकारी गवाह बनने की तैयारी हो रही है कुछ लोगों की। एक और बम यानी कि फूटने वाला है। देखिए, सरकारी गवाह तो शरद रेड्डी बने हैं 60 करोड़ रुपए की रिश्वत देके इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत। इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा जो रिश्वत ली जा रही है, वसूली जो ईडी को भेजकर कंपनियों से, राजनेताओं से जो वसूली की जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा स्कैम है, देश का सबसे बड़ा स्कैम है। इस पर कोई भी 2 अप्रैल सुबह 10 बजे कोई खुलासा करने वाले हैं। पंडित जी ने मुहूर्त निकाला है कुछ। इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। जो तरणिमा भारतीय जनता जी, पार्टी 6,000 करोड़ का जो घोटाला कर रही है। तरणिमा जी, मैं आपकी बात, आपका सवाल लेकर जाऊंगा, लेकिन सवाल का उत्तर तो दीजिए। मैं आपकी बात कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की बात ही नहीं कर रहा आपसे। मैं तो सिर्फ आपसे यह कह रहा हूं कि 2 अप्रैल सुबह 10 बजे आपने कहा कि हम खुलासा करेंगे, तो ये पंडित जी ने कोई मुहूर्त निकाला है? देखिए, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, नेता है, वो पूरा सिस्टम के साथ चलते हैं, कानूनी तहत के साथ चलते हैं, और जब वो कोई बात कह रहे हैं तो वो सत्यता के तहत कह रहे होंगे, और जो खुलासा करेंगे वो आपको पता चल जाएगा। आतिशी जी हर बात खुलासा करती है और वो जनता तक बात पहुंचती है। वो बात अलग है कि मीडिया पर नहीं, तो खुलासा करने का इतना इंतजार क्यों? पूरा देश सुनना चाहेगा, आप बताइए क्या है। हाँ, तो कल खुलासा होगा, कल पीसी होगी तो पूरी जनता सुनेगी, पूरा देश सुनेगा। पीसी में वो खुलासा करेंगे, इंतजार करिए, थोड़ा तो इंतजार करिए। और जो स्कैम इस टाइम जो ईडी द्वारा चलाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है, वो भी जनता देख रही है, और हम घबराने वाले नहीं है। ये जो शरद रेड्डी द्वारा जो 60 करोड़ रुपए लिया है भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी गवाह बनाने के लिए, और ऐसे ही बहुत सारे ईडी द्वारा धमकाकर नेताओं को, कई लोगों को सरकारी गवाह बना रहे हैं, और ये सब जानते हैं कि ये सब फर्जीवाड़ा चल रहा है। जनता भी समझ गई है, जनता के बीच में जाइए, जनता के जाटव जी, केजरीवाल जी को फंसाया जा रहा है। जाटव जी, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है या फिर मसला सियासी हथियार का है? जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप ईडी सीबीआई का सियासी दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, 2014 में हुई थी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, और आज लड़ाई जो है वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। भ्रष्टाचारी जो है, जिन्होंने आकंठ भ्रष्टाचार किए, और आज वो किस तरीके से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के बीच में जो जेल का जो फासला होता है, हाँ, वो दिखाई दे रहा है। आज वो भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल, जो किसी वक्त में ये कहते थे कि सोनिया गांधी को जेल में डालो, वो सब कुछ बक देंगी। नहीं, किसने क्या कुछ कहा सर, वो तो इतिहास पुराना हो गया। ठीक उसी तरीके से मैं एक बात समझना चाह रहा था आपसे कि आप ही के मुताबिक मैं मानता हूं ये शराब घोटाला हुआ, बहुत बड़ा घोटाला हुआ, सारे घोटालेबाज जेल के अंदर डाल दिया आपने। लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जानते हैं कि जेल से सरकार नहीं चला सकते, है ना सर? ये तो संभव ही नहीं है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये संभव नहीं है। भले ही कुछ भी कह ले कि संविधान इनको अधिकार देता है, तो फिर सर इंतजार किस बात का कर रहे हैं आप? नहीं, क्या चाहते हैं आपकी आज ही इनको सस्पेंड करके और सरकार दूसरी बना दी जाए? नहीं, ऐसे कारनामे तो कई राज्यों में कर चुके हैं आप। मैंने सिर्फ ये पूछा कि अगर आप ये कह रहे हैं ये घोटालेबाज है, सरकार जेल से चल नहीं सकती, तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं।
नहीं तो सरकार जेल से चल कहाँ रही है? जिस वक्त उसकी आवश्यकता पड़ेगी उस वक्त जो है एलजी अपना काम तो सर इसका करेंगे। मतलब आप दिल्ली वालों के साथ अन्याय कर रहे हो। आपको मालूम है सरकार जेल से चल नहीं रही है और दिल्ली वालों को आपने अनाज छोड़ रखा ये है, काम आप राष्ट्रपति हमारा शासन नहीं नहीं है। लगा रहे। ये काम हमारा नहीं है, ये सर, काम किसका जो है एलजी का है। और तो सर एलजी कौन जो सिफारिश है करेगा? अपने साथ में जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ में चर्चा करके वो निर्णय लेंगे। तो सर क्या भारतीय दिल्ली में जनता पार्टी राष्ट्रपति का क्या शासन रोल लगने वाला है? इसमें? उन्होंने तो बहुत टाइम पहले कहा था कि मैंने ऐसे नहीं छोड़ सकता दिल्ली वालों को। एलजी साहब ने ही तो कहा ना, तो मैं तभी पूछ रहा हाँ, तो हूं वो तो बात- राष्ट्रपति शासन लगने वाला है दिल्ली में? अगर आवश्यकता पड़ेगी एलजी साहब को महसूस करेंगे तो राष्ट्रपति शासन भी लगेगा। तो फिर किस बात का ऐसे इंतजार थोड़ी- कर रहे हैं? कौन इंतजार कर रहा है? वो तो एलजी साहब लीगल पॉइंट्स देख रहे हैं ना। हाँ, एलजी जो उपराज्यपाल जो है, महामहिम उपराज्यपाल, उनको निर्णय लेना है हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है, ना ही प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छा, का तो काम है। आप मांग भी नहीं कर सकते, सिफारिश भी नहीं हो सकती, और आपको मालूम है कि दिल्ली में सरकार चल नहीं रही है। कितने बेबस हैं हमें सर सब आप, है ना? हमें सब पता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हाँ। और अरविंद केजरीवाल जी तो कितनी मर्तबा विपश्यना के लिए 20-20 दिन के लिए, 1-1 महीने के लिए गए, तब भी सरकार चली ना। हाँ। अब इस वक्त में 2, 5, 10 दिन के लिए, जो अभी मेरे ख्याल में आज 8वां या 10वां दिन ही गया है, हाँ। इतने में हो सकता है कि इनको 15 दिन के बाद में बेल मिल जाए और ये जेल से बाहर आ जाए। अच्छा उस वक्त में क्या करेंगे? उस अच्छा, वक्त अच्छा। में आप जगह सही करेंगे ना। अच्छा, कि तो भाई मतलब तुम्हें आप इतनी ये कह रहे हो जल्दी कि आती अगर है। ऐसा हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं ना सर। जो क्या गया पता अंदर तो वो होगा? अंदर ही क्या रहा। पता? देखो, वो कानून ऐसा है ईमानदार सर, है। आप भी जानते हैं, कानून ईमानदार है। ऐसा बना हुआ है कि खुद उन्हें ही पैरवी करनी है, साबित करने के लिए कि भैया मैं अरे, बेगुनाह वो हूं। सबसे पढ़े लिखे इंसान है, देश के, दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान है। वो जो है बहुत अच्छी तरह कानून भी जानते हैं, और वो कुछ भी वो सबसे बड़े ईमानदार भी हैं। तो जाहिर सी बात है 15 दिन के बाद में हो सकता है सर कि मनीष कोर्ट जो सिसोदिया है, जेल उसके में, ऊपर जो है- संजय सिंह जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, अरविंद केजरीवाल जेल में। आप कह रहे हो कि क्या पता 10 दिन बाद वो बाहर निकल आए। ये तो आए नहीं बाहर, जो जिनके नाम ले रहा हूं मैं। ठीक है, वो अपना बता करके कि भाई मैं नहीं था, इन्होंने ये सारी हरकतें की, जैसे आज आतिशी के नाम भी इनके द्वारा ही दिया गया है ईडी के समक्ष। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज तंडी जो भाई, है, जल्दी वो से फिर इसमें त्रिपाठी एक जी आपके पास आ रहा हूं। चैनल है, तो मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये पाक साफ है। तंडी जी ईमानदार इंतजार है, किस तो बात का? हो वो सकता कह रहे हैं कि 15 जरूरत दिन होगी तो बाद राष्ट्रपति बेल शासन भी मिल लग जाएगा दिल्ली में। दोबारा बोले, देखिए, क्या कह रहे हैं? अभी ये कोर्ट भी गए थे, कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि वो सीएम पद पे हैं, वो अब दिल्ली से सरकार चला सकते हैं। आप कोर्ट क्यों आए हैं? भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग गए थे, तो कोर्ट ने खारिज कर दिया है इनका जो मामला है, तो इसलिए ये आप कुछ बोल नहीं पा रहे। और आप इस बात को दुरुस्त कर लें, भारतीय जनता पार्टी ने खारिज कर दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और दूसरी बात की भारतीय जनता पार्टी ने गई थी, ये चीज को दुरुस्त करें कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पार्टी के कोर्ट कार्यों में में इस प्रकार की कोई बात नहीं रखी गई। एलजी का काम सिर्फ साइन करना होता है, जो सरकार द्वारा फाइलें तैयार होती है उन पर साइन करने का होता है, लेकिन वो हर कामों में हमारे टांग अड़ाते हैं, क्योंकि उनका ऊपर से ऑर्डर होता है कि आपको दिल्ली की जनता को के कामों को रोकना है, आपको फाइल साइन नहीं करने, आपको केजरीवाल जी को परेशान करना है, वहां की सरकार को परेशान करना है। अरे क्यों, आप देखिए ना, तंडिमा जी आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, लेकिन एक बात जल्दी से, फिर मैं त्रिपाठी जी को पूरा वक्त दूंगा। एक मिनट तंडिमा जी, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, अगर हो सके तो फोन पास ले आइएगा। मैं एक बात समझना चाह रहा था आपसे कि आप एक तरफ कह रहे हो कि सरकार तो यूं ही चलेगी, मतलब जेल से चलेगी, जैसे होता है ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, हरियाणा में चले जाइए, तो वहां लिखा होता है यूं गड्डी तो यूं ही चलेगी। वो उस टाइप का मामला, ये सरकार तो जेल से ही चलेगी। तो फिर ये माननीय मनीष सिसोदिया जी से इस्तीफा क्यों लिया था आपने? उनको चलाने देते जेल से मंत्रालय। आज कह रहे हो कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। तंडिमा जी जी थोड़ा ज्ञानवर्धन करिए। देखिए, ये जो सियासी षड्यंत्र जो चल रहा है इस देश में, जो मोदी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, उस पर आम आदमी पार्टी फंसने वाली नहीं है। मैं तो आप ही की बात कह रहा हूं मैडम। आपने कहा कि मनीष सिसोदिया जी इस्तीफा दो, ठीक, मतलब इस्तीफा दिया उन्होंने ना, तो फिर ये केजरीवाल जी पर फॉर्मूला क्यों नहीं लागू होता? देखिए, उस टाइम हमारे सीएम मौजूद थे और उन्होंने निर्णय लिया, वो कैसे सरकार चलाना चाह रहे थे वो उनका अपना निर्णय है। मैडम, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कोई मंत्रालय नहीं, किसी फाइल पर वो साइन करते नहीं,
तो फिर आप एक तरफ मनीष सिसोदिया जो काम कर रहे थे उनसे इस्तीफा ले रहे हो, आज केजरीवाल जी को कह रहे हो कि इस्तीफा नहीं देंगे। दिखाया गया, देखिए आरटीसीबी और सौरभ भारद्वाज को बनाया गया और हमारी सरकार बहुत अच्छे से चल रही थी। त्रिपाठी जी हो पाए तो तनिमा जी अपना फोन पास ले आएगा, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। त्रिपाठी जी एक बात मैं समझना चाह रहा हूं कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सरकार जेल से ही चले? तिलक जी, अभी आपने एक बात कही कि जो है अरविंद केजरीवाल के पास कोई मंत्रालय नहीं है, मनीष सिसोदिया जी के पास मंत्रालय था तो मंत्रालय का काम रुक रहा था, इस वजह से जेल से चलाने में दिक्कत होती। सर थोड़ा फोन पास ले आएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है, मेरे सहयोगियों ने बताया नहीं होगा सर, आपको ले आएंगे तो आवाज अच्छी है आपकी, जनता सुन ले। जी, अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई विभाग नहीं है इस समय। हाँ। तो इस वजह से सरकार चलाने में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। और मनीष सिसोदिया जी के पास विभाग था तो काम रुक सकता था, रुकता, पहली चीज। दूसरी चीज, एक बात सब मोटा माटी एक बात करें हम लोग, भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे साथी ने कहा कि पहली लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी और अब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। नहीं, बिल्कुल आप बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, इतनी मजबूती से लड़ रहे हैं कि अजीत पवार को आपने कहा 70,000 करोड़, हमारे देश के चौथी पास राजा गुजराती पंडे महाराज ने कहा कि चौथी पास राजा जो है उन्होंने कहा 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है, और उसके बाद आपने डिप्टी सीएम बना दिया छगन भुजबल, नाम तो पता ही होगा। संदीप जी मैं पूरी लिस्ट पढ़ लूंगा, मेरे को भी याद है, लेकिन एक बात मैंने आपसे सिर्फ छोटा सा सवाल, मासूम सा सवाल है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सरकार जेल से ही चले? हम आते हैं सर, उस पर भी आते हैं। अगर कोर्ट मसला गया और कोर्ट ने ये बात कही है, इस बात की अनुमति दी है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोर्ट की बात को काटने के लिए सक्षम हूँ। हाँ। दूसरी चीज, एक बात जो अभी भ्रष्टाचार की बात कर रहा था, जिसकी आपने बात कही कि आपके पास लिस्ट है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास भी लिस्ट होनी चाहिए कि आप किस तरीके से एलिगेशन लगाते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, उसके बाद उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। ये आपकी भ्रष्टाचार से लड़ाई है। आप छत्तीसगढ़ का चुनाव सर याद होगा आपको, छत्तीसगढ़ का चुनाव था, ईडी ले धकाधक सर ऐसे दबा के जा रही थी, जैसे लग रहा था कि जो है ससुराल हो घोषित हमारे बड़के नेता की, वही चौथी पास राजा की, लेकिन पहले वाली तो सबको पता है सर, और वो कहाँ है वो भी बताने की जरूरत नहीं है, झमाझम जा रहे थे सर। लेकिन जैसे चुनाव खत्म हुआ सब पर्यटन बंद, सारा मामला साल, वो महादेव आए तो क्या हम कम से कम 10 डिबेट तो आपके चैनल पे चुनाव के समय किए थे महादेव ऐप पे। भाई भूपेश बघेल जी हमारे रिश्तेदार नहीं है, अगर वो भ्रष्टाचारी हैं तो उनको जेल भेजिए, लेकिन चुनाव हो गया, आपकी ड्रामेबाजी हो गई, वोट मिल गया, फिर आप गुमराह करने के लिए नया टेप रिकॉर्डर लेके चले आते हैं। ऐसे नहीं चलेगा ना। अगर भ्रष्टाचार से लड़ना है तो आरटीआई इतना बड़ा। मैं तीसरी बार आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या सहमत हैं आप इस बात से कि जेल से ही सरकार चले? हमने उसका तीसरी बार मैं फिर से जवाब दे रहा हूं कि कोर्ट ने अगर किसी बात को कह दिया कि जायज है तो मेरी क्षमता नहीं है कि मैं उस बात को कह दूंगी ना। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि नैतिकता का कोई तकाजा नहीं होता, वो चाहे तो जेल से सरकार चला सकते हैं। ठीक नहीं सर, मैंने ये नहीं कहा। आपने जो सवाल किया मैंने उसका जवाब दिया, आपने नैतिकता की बात नहीं कही थी। हाँ। अगर नैतिकता की बात आप करेंगे तो नैतिकता के आधार पे तो मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहिए था, जब उन पर राफेल का जो है आरोप लगा था कि राफेल में उन्होंने घूस खाई थी। बिल्कुल उनको नहीं रहना चाहिए था, हट जाना चाहिए था। जिस तरीके से कोर्ट ने क्या कहा था राफेल को लेकर? सर कोर्ट में एफिडेविट गया और उन्होंने कहा कल मिस्टेक हो गई है, और फिर से एफिडेविट लगा। इतना घपला करके चौकीदार त्रिपाठी जी यही जो नारे आप लगा रहे हैं, कोर्ट में जाके आप लोगों ने माफिया भी मांगी है। खैर एक मिनट निपुण जी एक मिनट, बहुत देर से वेट करें, चर्चा में ले आऊं आप लोगों को पूरा आराम से। आप जानते हैं मैं बहस नहीं करता, चर्चा करता हूं। एक मिनट थोड़ा क्लियरिफिकेशन कर दूसरे दर्शकों तक बात चली जाएगी। आपने कहा कि हमने कोर्ट में माफी मांगी, हम बिल्कुल नहीं माफी मांगे थे। हमने माफी इस तरीके से मांगी थी और इस बात पे मांगी थी कि राहुल गांधी ने कहा था कि कोर्ट ने भी कह दिया चौकीदार चोर है, इस बात पर राहुल जी ने माफी मांगी थी कि कोर्ट को अभी जिस तरीके से आप कह रहे थे कि अब मैं उस पर अभी वो विषय नहीं है। एक मिनट निपुण जी क्या वाकई में राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगने वाला है, जिसका संकेत और संदेश देने की कोशिश यहां पर शांत प्रकाश जाटव जी कर रहे हैं? और क्या वाकई में ये सियासत के नजरिए से पूरा का पूरा चुनाव का हवा का रुख अब मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बढ़िया, आपने 2 प्रश्न में से दोनों प्रश्न का उत्तर आपको देता हूँ। पहले प्रश्न का उत्तर ये है
देखिए, हमारा जो संविधान, जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान केवल ये नहीं कि जो आर्टिकल 395 है उसके द्वारा ही चलता है। तो हमारे यहाँ संविधान के साथ निपुण जी अगर हो पाए तो सर फोन अपने पास रहिए, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, अब क्लियर है भाई, अब क्लियर है? हाँ सर, पहले से दुरुस्त है, रखिए अपनी बात रखिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, एक तो होता है संविधान और एक होता है संविधानवाद। जब हम संविधान की बात करते हैं 95 आर्टिकल है, लेकिन जब हम संविधानवाद की बात करते हैं कुछ परंपराएं हमारे यहाँ पे बनती हैं। जैसी परंपरा, आरोप लगे, आज तक 3 सीएम के ऊपर पहले भी आरोप लगी, चाहे वो जयललिता जी के ऊपर बात हो, लालू यादव की बात हो या हेमंत सोरेन की बात हो, उन्होंने तत्काल रिजाइन किया। रिजाइन करने के बाद जेल गए, लेकिन केजरीवाल जी ने उस परंपरा का पालन नहीं किया। ये एक नए तरह का संवैधानिक संकट हमारे देश के सामने केजरीवाल जी ने खड़ा किया। तो पहले तो मैं कहता हूँ परंपरा। अब दूसरी बात इसमें ये है, दिल्ली की जो सर आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं माफी चाहूंगा, दोबारा से कनेक्ट करवा रहा हूं सर, मैं दोबारा से कनेक्ट करवा रहा हूं। तंडिमा जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अरविंद केजरीवाल इस बात का इंतजार कर रहे हो कि भाई पहले तुम राष्ट्रपति शासन लगा दो, इस्तीफा तो नहीं दूंगा, और जाटव जी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भाई पहले ये इस्तीफा दे दें, है? कुछ इस टाइप का मामला चल रहा है ना, लग रहा है कुछ इस टाइप का है। देखिए, सारा सियासी खेल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और नहीं तो आप लोग भी ऐसा नहीं है ना कि आप लोग भी तो इंतजार ही कर रहे हो कि भाई ये राष्ट्रपति शासन लगाए, फिर हम कहेंगे कि देखिए चुनी हुई सरकार को घेर दिया उन्होंने। अगर ये राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं तो लगाए राष्ट्रपति शासन, लेकिन कोर्ट ने तो खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो चला सकते हैं, और जब चला सकते हैं तो ये राष्ट्रपति शासन लगा कैसे सकते हैं? शांत प्रकाश जाटव जी, ये मुझे लगता है हेमंत सोरेन और लालू प्रसाद यादव से ज्यादा बुद्धिमान है केजरीवाल जी। वो तो इस्तीफा दे दिए, लेकिन ये कह रहे कि नहीं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। खैर देखिए क्या है, मैं बताऊं, यही बात है ना कि आप भी इंतजार कर रहे हैं कि पहले ये इस्तीफा दे दे, हमारे सर पर ये कलंक ना लगे कि भाई हमने चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। देखिए क्या है, अरविंद केजरीवाल जी जो हैं बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत शातिर हैं। ये हर पल का उपयोग जो है अपने ऊपर केंद्रित कराना चाहते हैं, और जिस तरीके से वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जब तक ये इस्तीफा नहीं देंगे वो चर्चाओं में बने रहेंगे। जिस दिन वो इस्तीफा दे देंगे उसके बाद में वो चर्चा से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए वो जब तक, क्योंकि उनके पास में कोई पोर्टफोलियो तो है नहीं, चर्चा में रहने के लिए इस्तीफा नहीं दे रहे हो, का कोई मंत्रालय है, तो इस वजह से किसी, हाँ जाटव जी कह रहे हैं कि भाई वो चर्चा में रहने के लिए इस्तीफा नहीं दे रहे। देखिए, ये तो ये जाने ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद चर्चा में बनने के लिए ईडी सीबीआई को 1.5-2 साल से विपक्षियों के साथ छोड़ रखा है। और जैसे ये कहते हैं कि हम 400 पार लेकर आएंगे, 400 पार ये कैसे लेके आएंगे? विपक्षियों को डरा धमका के लेके आएंगे। विपक्षियों के जो नेता हैं उनका राज्यों में, जिस जिले में उनका दबदबा है, उनके पास ईडी सीबीआई छोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। ये ऐसे 400 पार लाएंगे? जनता ने तो इन्हें नकार दिया है, जनता ये वोट नहीं 400 पार लेकर आ रहे हैं। देखिए, नहीं ये इनका कहने का मतलब कैसे नहीं, आप कह रहे हो ना कि ये 400 पार ऐसे लेकर आएंगे, तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या वाकई मान रहे हो 400 पार ला रहे हैं? ये पार्टियों को, आम आदमी पार्टी को क्रश करके लेकर आएंगे 400 पार। मैं ये पूछना चाहती हूँ, नपुर जी का ऑडियो आ गया, एक मिनट। जनता ने, देखिए बात पूरी होनी चाहिए, जनता ने इन्हें नकार दिया है, तो ये डरे हुए हैं। इन्हें मालूम है कि 2024 में जनता हमें वोट नहीं करेगी, इसलिए ये इस तरीके से कार्य कर रहे हैं कि कैसे ही विपक्षियों को बदनाम किया जाए, पार्टियों को बदनाम किया जाए, जनता के पास लेकर जाए उस सूचना को कि ये घोटालेबाज है। और सच्चाई तो ये है कि जो इतने घोटालेबाज हैं, व्यापन घोटाला हो गया, शारदा घोटाला हो गया, वाटर घोटाला हो गया, नारदा घोटाला हो गया, सारे घोटालेबाजों को तो अपनी पार्टी में शामिल कर दिया इन्होंने, है ना? सारे घोटालेबाजों को तो इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। आज ही मोदी जी कह रहे हैं कि हम घोटाला नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचारियों को खत्म करके मानेंगे। मैंने जो सवाल पूछा आपने घुमा दिया। नपुर जी ऑडियो आ गया, एक मिनट रुके ना। नपुर जी, क्या यही हो रहा है कि भाई पहले आप कुछ उस टाइप का मामला है, वो कह रहे हैं मैं इस्तीफा इंतजार कर रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति शासन लगा दो, और ये कह रहे हैं कि ये खुद ही इस्तीफा दे दे, कुछ इस टाइप का चल रहा है? हाँ, मैं इसको थोड़ा सा आपको कॉन्स्टिट्यूशनली जवाब देता हूँ इसका, ताकि थोड़ा दर्शकों को आपको जानकारी मिल सके। देखिए, तो मैंने पहले कहा कि नैतिकता के तकाजे पे उनको पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था जब अरेस्टिंग हुई तभी। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि जो दिल्ली का प्रशासन है वो आर्टिकल 239A के थ्रू चलता है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को 2 अधिकार देता है।
लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहें तो ये भी कर सकते हैं, कोई दूसरी अन्य किसी को भी जेल घोषित कर वहां पर केजरीवाल जी को स्विच कर सकते हैं कि भाई तुम यहाँ से प्रशासन चला लो। लेकिन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर और केजरीवाल जी के जो रिश्ते रहे हैं उनको देख के नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। दूसरा, लेफ्टिनेंट गवर्नर निर्देश दे सकते हैं कि भाई आप क्या कीजिए, केजरीवाल जी को हटाइए, आम आदमी पार्टी निर्देश दे सकते हैं, नेता आप चुने। मुझे लगता है वो निर्देश एलजी पहले देंगे। और रही बात यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की, देखिए राष्ट्रपति शासन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है 94 का बॉम्बई केस। बॉम्बई केस में कहा गया था कि वर्तमान सरकार जब बहुमत में ना रहे तब, या फिर अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था आपके पास में हो, तभी आप प्रेसिडेंट रूल की सिफारिश करें। उसके बाद आप देखें 94 के बाद से हमारे यहाँ पर 356 लगने की घटना बहुत ही नाम मात्र की हुई है। 94 से पहले आप देखें नहीं, हरीश रावत की केस में भी यही मामला आया था। लगा था। तो एक तो बात यहाँ पर ये हुई। और दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा था कि इससे चुनावों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देखिए मैं छोटी सी बात बोलता हूँ। आप ये दावा करते हैं कि फलाना भ्रष्टाचारी इधर आ रहे हैं, फलाना वहां पर आ रहे हैं, ये तो सभी पार्टियों में हो रहा है, हम इसको छोड़ देते हैं। जनता ये कहती है कि तुम ये कहते हो कि तुम उसको पकड़ो, मुझे भी पकड़ो, तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई आप अपना तो जवाब दो। सीधा सीधा दिख रहा है, जो पहले 5% था कमीशन वो 12% हो गया। आप कैग की रिपोर्ट को, केवल ईडी की बात छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ पर एक कैग भी संस्था है जो आर्टिकल 148 से एक संवैधानिक संस्था है। कैग भी अपनी रिपोर्ट में बोलते हैं कि दिल्ली के रेवेन्यू को 2002 करोड़ का नुकसान हुआ है। कैग की रिपोर्ट भी गलत है। और फिर आप हाई कोर्ट जाते हो, देखिए आप ध्यान होगा, जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट में खुद ही याचिका लगाई, और याचिका लगाने के बाद तत्काल वापस ले लिया। वापस क्यों ले लिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कह दिया तो त्रिपाठी जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, निपुण जी आ रहा हूं आपकी बात, बहुत वैलिड सवाल उठाया ये त्रिपाठी जी। बात निपुण जी कह रहे हैं कि भाई कल तक तो यही आरोप तो आप लोग भी लगा रहे थे ना सड़कों पर खड़े होके, और आज आप कह रहे हो कि केजरीवाल को बेगुनाह है, बेचारों को अंदर डाल दिया आपने। नहीं, देखिए पहली चीज आप समझिए कि हम बिल्कुल आरोप लगा रहे थे, हम इसको डिनाई भी नहीं कर रहे हैं कि हम नहीं लगा रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने 2-3 बातें की और क्या की बात की। सर 1 मिनट में आप लोग सर्टिफिकेट बांटने लगते हो। उन्होंने सवाल पूछा आपसे, उसका उत्तर दीजिए। आपने तुरंत उनको बीजेपी प्रवक्ता घोषित कर दिया। तब मैंने बोला सर, अभी तो आप कह रहे हो कि बीजेपी प्रवक्ता राजनीतिक विश्लेषक। गलत बात कर रहे हैं सर, मैंने नहीं बोला, पहली चीज नहीं बोला मैंने। चलिए ठीक है, मेरे सुनने में गलती हुई, आप अपनी बात। जी सर, जी मैंने नहीं कहा था। बहरहाल अभी तक तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने जो बात कही, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर आप ये मान रहे हो कि कैग सही रिपोर्ट देती है तो विनोद राय ने माफी क्यों मांगी। विनोद राय का नाम तो आपको याद ही होगा, किस तरीके से हाइपोथेटिकल हॉरर कहानी 2G स्पेक्ट्रम के बारे में बनाई थी। 1 लाख करोड़ का घोटाला, क्या हुआ उस घोटाले का, उसमें कैसे सारे लोग बरी हो गए। आज भारतीय जनता पार्टी जो उस समय विपक्ष में थी, उससे सवाल पूछा जाना चाहिए कि नहीं पूछा जाना चाहिए। उन विनोद राय से सवाल पूछा जाना चाहिए या नहीं पूछा जाना चाहिए कि जिन घोटालों का आपने आरोप लगाया था उसमें सारे लोग बरी कैसे हो गए, जब शासन आपका, आपका, सारी जांच एजेंसियां आपकी, सबूत देने का काम आपका, तो कैसे सारे लोग बरी हो गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाकर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, जल्दी से निपुण। जो विनोद राय का नाम उन्होंने लिया, विनोद राय ने ये कहा था कि जो 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला की बात जो हुई थी, घोटाला तो पार्टियों ने कहा, उन्होंने तो ये कहा था कि भाई जो 2G है इसकी मार्केट वैल्यू कुछ और थी, ये सस्ते में दे दिया गया। क्या बात, अरे वही बात तो मैं कह रहा हूँ। अब सुनेंगे अगर आप ये कह रहे हो कि 201 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, मैं बोला नहीं था, मैं बोल रहा था, मैं सुनूंगा आपकी बात को। अगर आप बोलने तो देंगे ना, सुन लीजिए, कैग की बात कर रहे हैं ना, ये बोलना शुरू कर देंगे, आपने बात बीच में बोलना शुरू कर दिया, फिर मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ज्यादा रिएक्ट करते हैं, हम लोग को कहना उसकी तारीफ करने लग गए। नहीं तो कल तक ये कह रहे थे इनकम टैक्स गलत है, बीजेपी की टीम है, मोदी जी ने लपेट दिया, हमको बंद कर दिया, आज उन्होंने डिबेट कर दिया, जो अच्छा हो गया। यानी कि इनके अकॉर्डिंग कोई भी एजेंसी काम करने लगे तो बल्ले शानदार काम कर रही है, और इनके एंटी कोई काम हो जाए तो बस ये तो बर्बाद कर देंगे। प्रोजेक्ट याद है आपको? विनोद राय ने ये बात कही, मैं बता देता हूँ भाई साहब, मेरी बात सुन लीजिए, याद रहेगा। आप बोल लीजिए फिर, अच्छा आप बोल लीजिए फिर मैं बोल लूंगा। मैं भी जानता हूँ ना,
आप बता दीजिए, फिर मैं बता दूंगा। मैं नहीं आया। आप बोलना चाहते हैं, जिन्हें आप मुझे बोलना बोलने चाहते का हैं, मौका दिया, आप बोलिए, बताइए आप क्या बताना चाह रहे हैं। पूरा कार्य आप किए, मैंने नहीं की। अब सुनिए, पहले अगर आप कैग के आधार पर बात ही करना चाहते हैं तो इसी मौजूदा सरकार में बहुत सारे विभागों में इसी तरीके के जो है उनके जो आकलन है, जो उनका आकलन है, जो उनका काम है, उस तरीके के आकलन उन्होंने किए हैं। चाहे वह जो है एनएच का मामला रहा हो, चाहे और बहुत सारे विभागों में इस तरीके के अब मैं बोलूं भाई साहब, जल्दी से निपुण जी, विषय भटक रहा है, प्लीज जल्दी से निपुण जी। भाई साहब मैं ये बता रहा हूँ, कैग जब हमें रिपोर्ट देता है तो कैग की रिपोर्ट संसद में आती है, और संसद में जब रिपोर्ट आती है तो वो पीएसी के पास जाती है, और पीएसी जो होती है उसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष से होता है। जब कैग रिपोर्ट दे रहा है तो ये चिल्लाते क्यों नहीं है? अगर इनको लगता है घोटाला हो रहा है कहीं भी और कहीं पे अनियमितता हो रही है तो बोलते क्यों नहीं? तब फिर बैठ जाती है। खिलाफ वाला भाजपा के खिलाफ वाला क्यों नहीं जा रहे हैं? और विनोद राय की जो बात कर रहे थे, आप देखिए आप बोल रहे जैसे स्वतंत्र भी है, बात आ रही है, आप राजनीतिक विश्लेषक लिखा कर बैठे हैं, स्वतंत्र नहीं है। आप भी है ना, आप स्वतंत्रता देखिए, छाती पर हाथ और खाइए कसम भगवान की, ईमानदारी बरत रहे हैं, क्या ईमानदारी बरत के बात कर रहे हैं? ऐसे ही कैग वाले हैं, क्या जिसका ईमान बिक जाए। नहीं आप ईमानदारी से बात, एक मिनट विषय आज कुछ और है, आप कहीं और ले जा रहे हैं बात को, लेकिन उसको ले गए निपुण जी, एक मिनट त्रिपाठी जी, एक मिनट, वो इधर उधर घुमा रहे हैं। शांत प्रकाश जी, एक मिनट, शांत प्रकाश जी, मुद्दे पर आते हैं। एक गवाह, आप कह रहे हैं कि भाई हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि केजरीवाल को जेल में जाना था क्योंकि उन्होंने घोटाला किया, लेकिन यह क्या वाकई में सवाल नहीं बनता कि जिस गवाह के आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, वही गवाह माननीय शरद रेड्डी, एक गवाह आपकी पार्टी को 60 करोड़ का चंदा देता है, और दूसरा गवाह मुगुनट्टा का बेटा राघव 5 महीने जेल में रहने के बाद शराब कारोबारी के पिता एमएसआर, वो सरकारी गवाह बनते हैं और एनडीए उनको टिकट दे देता है। एक आपको चंदा दे रहा है और दूसरा जिन्हें आप टिकट दे रहे हैं, दोनों सरकारी गवाह। जाटव सर, ये संजोग है या प्रयोग? देखिए, जिस तरीके से हम शराब की बात कर रहे हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, उसमें 11 या 12 डायरेक्टर्स हैं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने वो पैसा जो है वो डोनेशन दिया, और केवल भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया है, हाँ। वो तमाम अन्य पार्टियों को भी दिया है, कुछ मीडिया बंधुओं को भी दिया है। क्यों दिया? तो इस वजह से क्या हो गया? और आपने शराब कारोबारी से चंदा क्यों ले लिया? तो उसको छोड़ दिया क्या? और अगर वो सरकारी गवाह बन गया है और दूसरे को टिकट दे दिया आपने? अरे सुन तो लो, क्या उसको नहीं, जो सरकारी गवाह बना है उसको क्या छोड़ दिया है ईडी ने, या वो उस कारण से छोड़ दिया जाएगा, ये कैसे मान लिया? और दूसरा जिसको टिकट दिया है, क्या वो सरकारी गवाह है? उसे छोड़ दिया, वो तो उसका पिता है। आपकी ईडी ने तो छोड़ दिया सिर्फ कमर दर्द के नाम पे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए को सजा ना हो, जो भी इसमें भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया गया। अच्छा, एक मिनट तरणिमा जी, वो एमसीआर को टिकट दे दिया सर, दूसरे गवाह को नहीं, दूसरे गवाह को या उसके परिवार के सदस्य को? अच्छा, परिवार का सदस्य वो। तो आप कम से कम एंकर है, स्पष्ट बोले ना। नहीं, तो अगर एक बात बताएं कि लालू प्रसाद यादव को सजा हुई, सुनो मेरी बात, लिखे वो सवाल पूछूं तो वो मेरी आदत नहीं है सर। नहीं, तो आप ये बोल रहे हैं कि उसको जिसने ये करा है डील में, उसको या जिसको सरकारी गवाह बनाया गया उसको टिकट दे दिया, उसको दिया क्या टिकट? जो है उसके बेटे उसको टिकट नहीं दिया है, उसके परिजन को टिकट दिया गया है। और इसमें एक चीज और समझे, एक मुख्यमंत्री जेल में और दूसरा जो सरकारी गवाह है वो चुनावी प्रचार करेगा। एक चीज सुने, एक अपराध अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो पूरा परिवार उसके लिए अपराधी नहीं होता। अच्छा। और यदि कोई अपराध किसी ने किया है और वो सहयोग कर रहा है तो आधे गुनाह तो वैसे ही उसके कम हो जाते हैं। हाँ।
तो ऐसे में आप ये कहें कि भाई उसने वो सरकारी गवाह बन गया। ठीक है, सरकारी गवाह बन करके वो सारी कड़ियों खोल तो रहा है, तो जहां पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है वो जड़ तक तो पहुंचा रहा है। सर सरकारी गवाह जब बना था उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड आप ये देखिए जो भ्रष्टाचारी जो है काम हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में किसी भ्रष्टाचारी को नहीं, किसी का भी नाम 6 महीने तक जेल में ले लिया, जो चोट पहुंचा रहा है उसके साथ बनता है इलेक्टोरल बॉन्ड में इस 55,000 प्रकार की बात कहना, देखिए आज अरविंद केजरीवाल जी जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार के खिलाफ वो मुहिम छेड़ करके आए, आज इनका पूरा का पूरा मंत्रालय भ्रष्टाचार में आकर के लिप्त है। आप किस तरीके से सोच सकते हैं, किस तरीके से आपने दिल्ली की जनता को गुमराह किया। जिस रेड्डी पर लगाया था उसको भी जेल में होना चाहिए, वो कैसे बाहर आ गया? वो कैसे वो भी जेल में जाएगा, अगर वो साबित हो गया तो वो भी जेल में जाएगा। क्यों परेशान हो रही है? सरकारी गवाह बन जाने से कोई भी व्यक्ति वो जो है क्या नाम है। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प सवाल आया है, लाइव में एक सवाल आया, मैं पूछ लेता हूँ। एक मिनट जाटव जी, एक लाइव में एक सवाल आया है और इस सवाल को मैं कार्यक्रम का हिस्सा बना रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो। जाटव सर जी बताएं। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो तो सीबीआई, आईटी और ईडी के नोटिस के बाद 1768 करोड़ सत्ता पक्ष को चंदा मिला, क्या इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं? करवा लें, क्या दिक्कत है? हम नहीं, वो जांच तो वो नहीं करवाएंगे ना, करवाएंगे तो आप ही ना। क्यों, हम क्यों कराएंगे? जिसको कहीं संदेह दिख रहा है वो कराए ना। मतलब आप जांच नहीं करवाओगे? हमने तो ये पॉलिसी जो लाए, हम तो लाए इसलिए कि ये एकदम पारदर्शी रहे। नहीं तो पारदर्शी जिसे असंवैधानिक नहीं, उसी इलेक्ट्रल बॉन्ड को असंवैधानिक कहा कोर्ट ने, वो पारदर्शी नहीं थी। इसका मतलब कोई बात नहीं, जहाँ कोर्ट का हम सम्मान करते हैं और कोर्ट जिस तरीके से हमें बताएगा, गाइडलाइन देगा, उस तरीके से उसको नहीं, उसी कोर्ट ने कहा ये असंवैधानिक है। ठीक है, कहाँ है, इसमें कहाँ मना कर रहे हैं? तो फिर वो पारदर्शी नहीं हुई ना सर, वो नहीं हुई है पारदर्शी, तो उसको जो भी व्यवस्था कोर्ट बताएगा उस तरीके से कर देंगे। नहीं, कोर्ट ही सारी व्यवस्था नहीं बताएगा ना सर, इसका मतलब चंदा तो फिर कौन बताएगा? कौन बताएगा? अच्छा, कोर्ट ने ही उसके ऊपर वो कहा है कि भाई ये सर सर आप ही की बात, मतलब 50,000 रुपए अगर हम जमा करवाएं, मैं आप ही की बात मान लूं, 50,000 रुपए हम जमा करवाएं तो हमारा पैन नंबर रख लेते हो आप। आपको 466 करोड़ का कोई इलेक्ट्रिक बॉन्ड दे रहा है, खरीद रहा है, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है सर, उसका नाम पता ही कुछ नहीं। मतलब हमसे पैन कार्ड मांग रहे हो आप, और आप कह रहे हो कि भाई वो जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड दे रहा है उसका नाम और पता हम छुपा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी चीज है सब पारदर्शी है, और कहीं भी इस प्रकार सर ये पारदर्शी, मैं आप ही की बात कर रहा हूं, पारदर्शी होता तो कोर्ट क्यों कहता है ये बात असंवैधानिक है? आपके सामने सब चीज खुला हुआ है, आप उसको उसके खिलाफ जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, क्या परेशानी है? और हम हर चीज का जवाब देने के लिए जो बात जाटव जी कह रहे हैं, ऊपर जा रहा हूं फिर आपके पास, वो कह रहे हैं कि अगर दिक्कत है तो जाओ कोर्ट में जाओ, और टीएमसी को भी तो चंदा दिया, या दूसरे राजनीतिक दलों को चंदा नहीं मिला क्या? नहीं, जहाँ तक कोर्ट की बात आ रही है सर, तो कोर्ट कोई जांच एजेंसी नहीं होती है, उसको सबूत देने का काम सर सरकारें करती हैं। जो भी सरकार होगी वो उनकी जिम्मेदारी होती है, और सरकार के बहुत सारे अंग होते हैं, बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो कि जो है सरकार के जो है अघोषित तरीके से अंडर में होती हैं, और उनके माध्यम से सरकारें जो है सबूत पेश करती हैं कोर्ट में। पहली चीज तो ये कहना कि कोर्ट में जाइए आपको सही निर्णय आ जाएगा, पार्टी जी को लगता है कि किसी चीज का पता नहीं है। आपको मालूम है नेशनल हेराल्ड में आपके खिलाफ सुब्रमण्यम गए हुए हैं, और आप उनके सामने जो है ना कोर्ट में जो है बेल लेकर के आपके सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी दोनों छूटे हुए हैं, अपनी उम्र का बेल पर हैं। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति जब शिकायत करता है तब कार्रवाई कोर्ट करता है। अब बात सर हम लोग मुद्दे की जो कर रहे थे, त्रिपाठी जी को पता कुछ नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के आरोपों के आधार पर ही इस तरीके की कार्रवाई पार्टी के खिलाफ आपसे आप उसके खिलाफ न रहकर आज उसके साथ हो गए। बिहार तो याद होगा आप लोग, इनका प्रदेश अध्यक्ष था केवल दिल्ली के 3 सीटों के कारण
शायद अब बदल गया है या वही है, क्योंकि मंत्री बनकर खुश है, जो मुरेठा बांध कर घूम रहा था नीतीश के खिलाफ, अब मंत्री पद मिल गया, वो चाकरी कर रहा है उसी नीतीश कुमार के पैर छूटा है, पैर दबा रहा है। हालत ही पहले कहता था हटा के दिल्ली के 3 सीटों वो सर कह रहा था कि 10,000 करोड़ रुपए नीतीश कुमार जी के पास आते हैं शराब घोटाले, पंजाब में सुपड़ा सर कौन सी ईडी गई, कौन सी सीबीआई गई, जांच क्यों नहीं हुई? एक मिनट केवल 3 सीटों के खातिर जो कि आपने हार जानी है, आप उसके गुनाहों को सर पर रख करके और जो है ना वो आम आदमी पार्टी जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, आप भ्रष्टाचारियों की जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। आखिर कौन सी केवल शांत हो जाइए ना, शांति, थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज। एक मिनट निपुण जी रहेंगे आप। निपुण जी, अब जनता किस पर विश्वास करेगी? वो कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी, वो कह रहे हैं ये भ्रष्टाचारी, पीएम कह रहे हैं कि मैंने सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में भेज दिया, ये कह रहे हैं कि भैया चुन चुन कर एक्शन हो रहा है, हमें निपटाने की कोशिश। जनता किस पर विश्वास करेगी, क्या लगता है आपको? देखिए, क्या है ना कि जनता को विश्वास करने की हम बात करते हैं, चाहे इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात बार आ रही है या फिर भ्रष्टाचार की बात आ रही है। देखिए, 2-3 बातों से मैं 2 बातें बोलूंगा। एक तो मैं कहूंगा केजरीवाल जी को जो 9 सम्मन गए, वो अगर पहले सम्मन में पेश हो जाते तो जनता कहती कि हाँ भाई केजरीवाल जी जो है संस्थाओं का सम्मान करते हैं और उनको मोदी जी गलत तरीके से फंसा रहे हैं। लेकिन उनकी गलती 9 बार जाके सम्मन के बाद पेश न होना, उसके बाद हम डिजाइन न करना, हम जेल पे लगा के दिखाएंगे, जब तक हम करके दिखाएंगे। पहले तो बात ये, और दूसरी बात क्या दिक्कत क्या है, जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात आ रही थी, इलेक्ट्रोल बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं ना, मैं छोटा सा एक बस 2 मिनट है, हम अगर बात करें 1952 में पहली बार जब चुनाव हुए, पैसे का यूज हुआ, तो एक कोर्ट में केस गया, वो था टाटा आयरन स्टील लिमिटेड का केस गया, जिसमें केस लेकर गए थे जयंतीलाल। तो जयंतीलाल ने पूछा कि भाई हमारी टाटा स्टील कंपनी ने कांग्रेस पार्टी को इतना चंदा क्यों दिया? तो कांग्रेस पार्टी के बारे में बोला, टाटा स्टील ने बोला कि हमने इसलिए पैसा दिया ताकि कांग्रेस पार्टी पावर में आए और सत्ता में, और हमारा बिजनेस चलता रहे। मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये टाटा स्टील के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का स्टेटमेंट है। नुपुर जी, आप फिर पार्टी जी ने किससे चंदा लिया, विषय ये नहीं है ना, विषय ये है नहीं सर, मैं आप ही ऐसे लोगों को देखा जांच कर लिया करिए, भाजपा मैं दूं प्रमाण दूं भाई, प्रमाण दूं, आपको कुछ ही बोलोगे? अगर जरा से आपकी पोल खोल दी ना, पोल खोल दी, एकदम से हाल खराब हो गई, एकदम। अब कुछ भी कहते रहो, जाओगे। अरे मैं इंदिरा गांधी जी का बताऊँ मामला, स्वतंत्र पार्टी का बताऊँ मामला, राजीव गांधी का बताऊँ मामला। इंदिरा गांधी जी ने IT एक्ट में चेंज किया, वो बताओ क्या हुआ था? मैं बताऊँ आपको राजीव गांधी जी ने क्या चेंज किया था, कंपनी एक्ट में क्या चेंज किया था बताऊँ? 1985 में कंपनी एक्ट में क्या चेंज किया था? मैं बताऊँ इंदिरा गांधी जी ने IT एक्ट में क्या चेंज किया था 1959 में? मैं तो सारा जानता हूँ, तो ये बोल रहा हूँ। आपको नहीं पता, अगर नहीं पता आरोप लगा दो, कह दो कैसे लोग बिठाते हो, क्या अगेंस्ट तरीके से बात करते हो आप? ऐसे किसी की मेरे को डिग्निटी नहीं है, तुम्हारी डिग्निटी है, हमारी डिग्निटी कोई जो होती है, कौन से कोर्ट में होती है भाई? चलो जान लो, कौन से कोर्ट में मुकदमा चला था बताओ। बता रहा हूँ आपको, स्टील टाटा स्टील आयरन स्टील जयंतीलाल रणछोड़ दास हाई कोर्ट में मैटर गया था। एक मिनट त्रिपाठी जी, एक मिनट निपुण जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। उस व्यवस्था को, एक मिनट ऑडियो नीचे, एक मिनट त्रिपाठी जी, निपुण जी एक मिनट, इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर रहा हूं। उसी व्यवस्था को, उसी फॉर्मूले को या उसी सोच और नजरिए को कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। ठीक, अब उस पर बहस पर विराम यही लग जाना चाहिए, फुल स्टॉप। तर्णिमा जी, अब मुझे एक बात बताइए, मैं उस पर नहीं जा रहा कि नैतिकता के आधार पर 2012 में इस्तीफे मांगने वाले आज इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। ठीक है, वो उनकी सोच, उनका नजरिया। आप केजरीवाल जी से इस्तीफा मत लीजिए या वो ना दें, मनीष सिसोदिया जी से ले लीजिए, वो बात अलग है, वो आप लोगों का नजरिया। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई अगर ये स्थिति आ जाती है और एलजी साहब, क्योंकि अब तो सरकार मतलब जेल है ना, एलजी साहब अगर ये फैसला लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन की ओर कदम आगे बढ़ाया जाए, तो फिर आप तो ये कहोगे ना कि भाई हमें शहीद घोषित कर दो। देखिए ना, चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। एलजी साहब राष्ट्रपति शासन की तरफ जा रहे हैं, वो सोचे वो क्या करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज विधानसभा में ऋतुराज झा जो हमारे विधायक हैं, उन्होंने आज खुलासा किया कि 25 करोड़ रुपए का
उन्हें ऑफर मिला और हमारे कई सारे विधायकों को ऑफर देने का बात किया कि आपको मंत्री बना दिया जाएगा, आप पार्टी छोड़कर हमारे पास आ जाए। उन्हें बल्कि धमकाया गया जब उन्होंने कहा, और उन्होंने सबूत के तौर पे कहा कि मैं शादी में गया था और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग आए और उन्होंने मुझसे बात की और उन्हें एक फोन नंबर भी बताया है कि इस फोन नंबर से भी मेरे पास कॉल आया था, और वो फोन नंबर जब हमने जांचा तो वो पाकिस्तान का नंबर है। इस पर भी जांच होनी चाहिए कि कहां से ये फोन करके हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए, हमारे विधायकों को डराने धमकाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने कहा कि आप मुस्कुरा रहे हैं। शांत प्रकाश जी, ये कुछ ऑपरेशन लोटस टाइप का आप मुस्कुरा रहे हो। बिल्कुल ऑपरेशन लोटस ही चल रहा है इस देश में। और जो उन्होंने खुद कहा कि मैं वहां पर था इस टाइम, शादी के समय, इस समय मैं पहुंचा था और उस समय जब मेरी बातचीत हो रही थी वो ये समय था। आप उन लोगों के भी फोन जो है चेक कर लीजिए, आजकल तो बहुत टेक्निकल व्यवस्था है, जांच कर लीजिए। तो इस तरीके से धमकाया डराया जा रहा है, हमारी पार्टी को खत्म करने का काम करे। स्वर्णिमा जी, ये उस टाइप का वो जो आप लोग कैंपेन चलाते हो ना, वही लाइव में आ गया। बताइए, कह रहे हैं वो केजरीवाल जी जेल की रोटियां खा रहे हैं और उनके नेता और विधायक जो है शाही पनीर खा रहे हैं शादियों में जाकर। खैर कोई बात। देखिए, वैसे भी विदेशियों के साथ में आपके रिश्तेदार हैं और आपको उनके पास जाना ही पड़ेगा। क्या हम अपने लोगों के पास जाना छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल जाइए। वो लाइव में कुछ ना कुछ कमेंट आते रहते हैं मैडम, हम लोग अपनी जनता के पास तो जाएंगे ही ना, उनका कार्य तो करेंगे ही, जो सरकार द्वारा चलाया जाएगा। विदेशियों के साथ में ताल्लुकात तो जो है अरविंद केजरीवाल जी के काफी है। कई विदेशी मुल्क जो है उनके पक्ष में बोल रहे हैं। बिना बुलाए पाकिस्तान में जाकर केक खा जाते हैं। ये तो बिना बुलाए बात कहने वाला देश का प्रधानमंत्री बिना बुलाए पाकिस्तान में जाकर केक खा जाते हैं। ये क्या बात करेंगे? और हमें क्या आवश्यकता है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के तहत कई हजार करोड़ का घोटाला खा जाते हैं, भ्रष्टाचार में कई हजार करोड़ का घोटाला खा जाते हैं। ये नेताओं को डरा धमका के उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। इनकी तो रणनीति यही है कि देश में जो विपक्ष है उसे खत्म करते हैं। उन्होंने कहा था ना सोनिया गांधी जी को जेल में रख दो कोई नैतिकता नहीं है, इनके पास कोई भी कार्य नहीं है, ये सिर्फ देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और मोदी जी ने तो प्रण ले लिया कि इस देश में तानाशाही रवैया अपना लेंगे, तानाशाही रवैया करेंगे। और ये 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, अगर ये जो घोटाले के साथ ही सरकारी के साथ जीत गए तो ये समझ लीजिए यहाँ पर चुनाव ही खत्म कर देंगे। इस देश का चुनाव खत्म करने की जाटव जी, एक मिनट, जो बात त्रिपाठी जी कह रहे थे, अगर इन्हें समझ नहीं आ रही है, अब अगर इन भाजपा के कार्यकर्ताओं को, इनके साथियों को समझ नहीं आ रहा है कि इस देश में अगर चुनाव खत्म हो गया तो ये भी खुद एक रुपए के लिए तरसेंगे। इस देश में परेशान होंगे। दरअसल ये कह रहे हैं जाटव जी, आप लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन जो आपके साथ आ जाता है उसके गुनाह आप माफ कर देते हो। जैसे कि पेमा खांडू साहब 2000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगे, जनार्दन रेड्डी अभी हाल ही में है 35,000 करोड़ के घोटाले के आरोप, नारायण राणे। एक मिनट मैडम, या तो आप सवाल, आपने जो मुद्दा उठाया वही सवाल कर रहा हूं, या तो आप सवाल पसंद नहीं आ रहा तो आप कर सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, जनार्दन रेड्डी 35,000 करोड़, नारायण राणे लैंड घोटाला आपने आरोप लगाए, अजीत पवार सिंचाई घोटाला आपने आरोप लगाए, हसन मुशर्रफ 1500 करोड़ घोटाला आरोप लगे, रघुवर दास टी शर्ट घोटाला आरोप लगे, प्रफुल्ल पटेल एयर इंडिया घोटाला जिस पर उनको क्लीन चिट मिली है ना, और वो संबंधु अधिकारी शारदा घोटाला, हेमंतवा बिस्वा शारदा घोटाला और वो जल घोटाला टाइप का मामला था। तो ये सारे तो आपके पास आ गए फिर, जिन पर आरोप लगे। जाटव जी, ये आप मेरे को लिस्ट गिना रहे थे क्या? नहीं तो ये तो आप ही के साथ है, तो आप ही को गिनवाऊंगा ना सर लिस्ट। इसमें एक बात बताओ, इन लोगों के ऊपर, जिनके ऊपर एफआईआर किसी के ऊपर हो, किसी तरीके का कोई आरोप चल रहा हो, किसी पर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है क्या? जब नहीं चल रही तो वो लोग हमारे साथ में है। जब नहीं तो इन्वेस्टिगेशन तो चल रही थी ना सर इस पे। सर जैसे आपने अजीत पवार को कहा ये नेशनल करप्ट पार्टी है, वो आपके साथ आ गए। देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, क्या उनके ऊपर कोई केस चल रहा है? और अगर केस चल रहा है और वो हमारी पार्टी में फिर किस आधार पे आप कह रहे थे ये चक्की पीसिंग? आप तो ये बताओ कि किसी जिन लोगों के आपने नाम लिए, हाँ, वो क्लीन चिट उनको कोर्ट ने दिया है या नहीं? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा
उसको 2017 में कोर्ट ने तो क्लीन सर चिट दिया आपको कि लगता है नहीं कि इस दिया? पूरे मामले पर आपने जिन पे आज आरोप अरविंद लगाए थे केजरीवाल- तो ये आरोप सुनो, झूठे लगाए थे अरे- आपने? अरे आप सुनो, आज अरविंद केजरीवाल 15 दिन के बाद में उनको क्लीन चिट दे देती है ईडी और उनको जमानत हो जाती है। हाँ। तो क्या हम उनको अपराधी कहेंगे? हाँ। वो तो ईमानदार के ईमानदार बने रहेंगे। अच्छा, तो इसमें इस तरीके से अगर कोई जांच में जाता है तो वो जांच के बाद में अपराधी हो जाता है, ऐसा नहीं है। अच्छा। और जिनकी जांच फाइलें होने गुम हो के जाती है सर, बाद- वो है? जिनकी फाइलें गुम हो जाती हैं वो? देखिए, आप ये, मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ता। मैं तो ये जानता हूं कि जिस व्यक्ति को कोर्ट ने जांच के बाद में जो इंस्टीट्यूशन है, जांच करने वाली एजेंसी है, वो अगर उसको बेदाग उसको बरी कर देती है तो वो बेदाग है। अच्छा, जिसे अरविंद केजरीवाल जिसे जी आपने जिस नेशनल तरीके से पार्टी आज अरविंद केजरीवाल आज अजीत जी पवार जिस जी को तरीके क्या से मानते हैं संघर्ष आप? कर रहे हैं? अजीत पवार जी को क्या मानते हैं आप? भ्रष्टाचारी है कि नहीं? क्या उनके ऊपर जो जांच हुई या जांच हो रही है, क्या कहीं पर उनको भ्रष्टाचारी या किसी प्रकार से उनको सजा दी गई है? क्या किसी तरीके से कोई कोर्ट ने उनके खिलाफ जिस एक्शन जनार्दन लिया रेड्डी है? पर आप कई मुझे ये मुकदमे बताएं। चल रहे हैं, आप पार्टी में शामिल करते हो, फिर वो उसको क्या माने? क्या नहीं, मुकदमा चलना वो जांच होती है, जैसे अच्छा। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हो रही है। ठीक। अरविंद केजरीवाल जी जैसे ही ठीक। इससे छूट करके आ जाएंगे, उनको जो है ना, आज भी हम उनको अपराधी नहीं कह रहे। ठीक। तंडिमा वो जी, तो जांच में है, जांच में गए हुए हैं। वो कुल क्यों मिलाकर परेशान हो रहे हैं? सरकार यूं ही जेल से चलेगी, है ना? कुल मिलाकर कहानी का निचोड़ यही है, सरकार तो जेल से ही चलेगी। जी हाँ, और खुद को नैतिकता का पाठ पूरे समाज को पढ़ाने वाले आज नैतिकता का पाठ भूल गए। नहीं, यही तो है खेल सियासत। देखिए, हम तो संविधान और कानून पे भरोसा हाँ, करते हैं, हम ठीक उसके तहत ठीक चल रहे ठीक हैं। ठीक। उसी संविधान ने इजाजत दी थी केजरीवाल जी को, सम्मन जारी हुए थे, और उसी संविधान के अनुसार ही मुझे मालूम है हेमंत सोरेन जी कम लिखे पढ़े लिखे नहीं है, बाहर से पढ़ के आए। उन्होंने भी इस्तीफा दिया, कहा कि जाऊंगा जेल तो पहले इस्तीफा दे दूं, कम से कम मुख्यमंत्री चुन लो। और लालू जी से ज्यादा तो विद्वान नहीं होंगे, बड़े बुजुर्ग हैं अब तो आपके। लालू जी ने भी इस्तीफा दिया, कहा पहले मुख्यमंत्री फिर उसके बाद। और आप कह रहे हो नहीं, अपुनिच हैं, जो हैं अपुनिच हैं। ठीक, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। निपुण जी आपका भी, तर्णिमा जी आपका भी, त्रिपाठी जी आपका भी, और शांत प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो भ्रष्टाचार पर आई 24 की लड़ाई, अब देखिए आगे आगे होता है क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।